देखो अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 10 और 15। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। रिटर्न और प्रिंट में मेजर डिफरेंस याद रखना। जब भी वैल्यू आपको रिटर्न करना, जब भी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो तो आप रिटर्न लिखो। और मेजर प्रॉपर्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस डिफिनेशन डिफरेंस में मैंने शायद नहीं लिखा था कि रिटर्न आपके फंक्शन को भी एंड कर देता है, तो लिखा था जैसे ही किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड मिलेगा ना, फंक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरीके से फंक्शन को ब्रेक करने का काम करता है ये। ठीक है, जैसे उसमें लिख लेना आप, जहां भी दो डिफरेंस लिखवाया था ना प्रिंट और रिटर्न का, रिटर्न के अंदर लिख लेना रिटर्न ब्रेक्स द फंक्शन। ठीक है, एंड कम्स आउट ऑफ द फंक्शन विथ सम वैल्यू। जैसे आपने यहाँ लिखा है डेफ एबीसी, आपने यहाँ लिखा रिटर्न 10 ना, रिटर्न 10 20, रिटर्न 10 20 30, जैसे ये है ना। अब अगर आप एबीसी फंक्शन को सीधे कॉल कर दो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिलेगा। मतलब नीचे वाले प्रोग्राम्स रन ही नहीं होंगे, 20 30 कुछ करके कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, यू विल ओनली गेट 10। तो ये याद रखना। अगर आप इसके नीचे प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख देते ना, प्रिंट 10 प्रिंट 20, तो कुछ पहले तो इसी को देख लो कि इससे क्या हो रहा है। सी, केवल 10। ठीक, और प्रिंट 20, प्रिंट 20, प्रिंट 30। ये लो, हमने प्रिंट लिख दिया रिटर्न के बाद, है ना। मैंने बोला क्या, रिटर्न एग्जिट्स द फंक्शन। ठीक है, अब देखो सिर्फ 10 मिलेगा, 20 30 मिला ही नहीं, प्रिंट भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ। अदरवाइज वो प्रिंट कर दिया होता भी 20 और 30, है कि नहीं। और लेकिन अगर हम प्रिंट लिखें, सारे आएंगे, क्योंकि प्रिंट का मतलब नहीं है ब्रेक ब्रेक करने से। देखो नाम से चीजों को याद रखा करो। रिटर्न, रिटर्न का क्या मतलब है, कुछ लेके वापस आना फंक्शन से। कहाँ पर, जहां फंक्शन को कॉल किया गया, यहाँ कॉल किया आपने फंक्शन को, तो ये प्रिंट तो 10 20 30 सीधे स्क्रीन की तरफ जाएंगे। लेकिन रिटर्न जहां आप लिखे हो ना, ये 10 को लेके ना यहाँ से ऐसे रिटर्न होगा। तो जब आप, तो प्रिंट वाली वैल्यूज प्रिंट होंगी, लास्ट में रिटर्न होगा, फंक्शन ब्रेक होगा, बस इसी ऑर्डर में चलेगा। ये है रिटर्न। रिटर्न एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाला आपने लिखा था नम इक्वल टू एबीसी का, नम इक्वल्स टू एबीसी। आप ऐसे लिखना चाहते हो, बिल्कुल। हमने डायरेक्ट लिख दिया, फंक्शन कॉल किया ना। आप बताओ किसी भी वेरिएबल को वैल्यू कब दे पाओगे, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू कब दे पाओगे, जब उसके अंदर प्रिंट होगा या रिटर्न होगा। बताओ। रिटर्न के केस में आप किसी वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हो ना, ए इक्वल्स टू एबीसी। अब इस एबीसी फंक्शन के अंदर अगर आपने रिटर्न 10 रिटर्न करके कुछ लिखा होगा ना, तब जाके ए को वो वैल्यू मिलेगा। प्रिंट लिखे होते तो नहीं मिलता। दिक्कत क्या है, अभी हम डायरेक्ट रन करा रहे हैं एबीसी, तो पता है यहाँ से जो 10 20 30 आ रहे हैं ना, वो सीधे स्क्रीन पे गया। यहाँ पर देखो हमने रिटर्न लिखा था 10 ना, और यहाँ एबीसी लिखा, तो ये 10 पता है कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और ये 10 आउटपुट में मिल जा रहा है आपको। ठीक है, पाई चार्म में यही चीज नहीं होता, वहां पर आपको पता है प्रिंट करके लिखना पड़ता। एबीसी को, हाँ वहां पर यू नीड टू राइट लाइक दिस, प्रिंट एबीसी फंक्शन। एबीसी फंक्शन कॉल किया, प्रिंट के अंदर क्या आया, प्रिंट के अंदर क्या आया, 10 आया ना। और प्रिंट फिर इसी 10 को आउटपुट में दे देगा। जुपिटर में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बिना प्रिंट के ही, ठीक है। बट ध्यान रखना ऐसी चीजें चलती हैं, देख, सही मायने में ये ज्यादा सही है। जुपिटर काम करता है बिना प्रिंट के भी। अगर सिंगल वैल्यू आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, तो बस वेरिएबल लिख दो, उसकी वैल्यू आ जाएगी बिना प्रिंट की, ठीक है। बट ये काम करता है इसलिए हम कर पा रहे हैं, दूसरे ऐप्स नहीं करते हैं, तो उस चीज को भूलना नहीं। मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूँ, प्रिंट प्रिंट प्रिंट। कई बार आप जब टेस्ट केसेस पास करा रहे होते हो किसी पेपर में, तो आउटपुट देख के समझ लेना, वेरिएबल सिर्फ मत लिख देना, ठीक है, कि आंसर नहीं आ रहा है, फॉर्मेट नहीं सही हो रहा है, तो उसमें क्या मिसिंग होगा क्या नहीं मिसिंग होगा, उसके हिसाब से चीजें कर लेना, ठीक है। ए इक्वल्स टू एबीसी, अब यही चीज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर, अब बताओ, अब आउटपुट आएगा कुछ, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो एबीसी फंक्शन कॉल किया, इस एबीसी की जगह पर क्या आया, 10, और ये 10 किस में चला गया, ए में। तो स्टोर हो रहा है, स्टोर होती हुई चीजें दिखती नहीं है, प्रिंट कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप जब प्रिंट ए करोगे,
तब जाके पता चलेगा कि हाँ ए में 10 गया है। और अभी देखो ये हमारे पास 10 20 30 है। अब हम क्या हम कोई लूप चला सकते हैं फंक्शन पे, जैसे फॉर आई इन ए बी सी, ये हमने जो फंक्शन लिखा, और प्रिंट कर दूं आई को। आप सोच के देखो बस, जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है उस हिसाब से बस बताओ। एबीसी फंक्शन यही है ना? क्या 10 प्रिंट होगा, बात ये भी है। एबीसी फंक्शन की जगह पर क्या आ रहा है, आपने रिटर्न लिखा है, फंक्शन को यहाँ कॉल किया है, जहां फंक्शन को कॉल किया वहां पर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यहाँ आएगा 10। और इंटीजर पे आइट्रेशन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, यही एरर आता है इंटीजर्स के साथ करने पर। और फॉर आई इन ए बी सी, ये तो छोड़ो। ये बताओ आप, क्या कबाड़ा आ जाता है सामने, 10 20 30। अब अब आइटरेशन हो जाएगा इसलिए हाँ, अब आइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, अब आइट्रेशन हो जाएगा। अब आप एक फंक्शन लिखो जो 2 की टेबल प्रिंट करे, राइट अ फंक्शन विच विल प्रिंट द टेबल ऑफ 2, ठीक है, कैसे लिखोगे? डेफ टेबल नंबर, क्या किया जाए? हम्म हम्म प्रिंट में ऐसे स्ट्रिंग करके लिख सकते हैं डायरेक्ट अगर हम्म प्रिंट में ऐसे स्ट्रिंग लगा कर डायरेक्ट मतलब यस। आप बताओ, यहाँ पर नम में आपने 5 दिया, तो आपको लूप चलाना होगा फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा 11, फिर प्रिंट एक स्ट्रिंग प्रॉपर 2 की टेबल प्रिंट करते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज करके 2 इंटू 1 ऐसे लिख के आए, हम लोग कर चुके हैं ना, फिर से रिवीजन हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। नम है ना, यूजर ने अगर 5 दिया है तो 5 आए पहले, उसके बाद इंटू आए, उसके बाद आई आए, क्योंकि आई की वैल्यू बार बार चेंज होगा लूप में, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 ऐसे होता जाएगा। ये हो गया, इक्वल्स टू भी आए, ठीक है, डिस्प्ले हो इक्वल्स टू प्लेस होल्डर। अब रिजल्ट क्या होना चाहिए, नम इंटू आई, ये होना चाहिए, और ये प्रिंट हो रहा है। ओके ओके, फंक्शन कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो हमें टेबल को कॉल करना होगा, टेबल में 5 टेबल आ गया। क्या हम यहाँ रिटर्न लिख सकते थे? हाँ हम लिख सकते हैं आपने बताया हम कुछ भी कर सकते हैं अभी तो आप बोले कुछ भी लिख सकते हैं लिस्ट वेस्ट सब है मतलब लिस्ट लिस्ट वेस्ट रिटर्न में हम पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रिंट की जगह रिटर्न लिख सकते हैं कि नहीं, तो आंसर फिर सेम अलग मिलेगा? प्रोग्राम बना लेते ना आंसर सेम मिलेगा, बताओ। वही तो पूछ रहे हैं ना, रिटर्न, ये लो 5 का टेबल। 5 बन जा 5, खत्म, रिटर्न बार बार कभी नहीं चलता खत्म, लो ब्रेक, क्या? यही से हो जाएगा। देखो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वाई आई एल डी,
जनरेटर जनरेटर ऑब्जेक्ट। टेबल एक क्या है, हुआ है लिस्ट, लिस्ट टाइप का अब स्ट्रिंग। आप आगे पढ़ने जा रहे हो यील्ड। प्रिंट पढ़ लिया, रिटर्न पढ़ लिया। अब बारी है किसको किसको पढ़ने की? यील्ड कीवर्ड पढ़ने की। यील्ड, ठीक है। देखो, रिटर्न क्या करता है? रिटर्न पूरे फंक्शन को ही एग्जिट कर देता है, ठीक है। और एक बार यील्ड क्या करता है? अपने स्टेट को याद रखता है, ठीक है। फंक्शन को एग्जिट नहीं करता है। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो उसी के आगे से कंटिन्यू होगा। एक तरीके से प्रिंट जैसा समझो, जो फंक्शन को एग्जिट नहीं होने देता और सारी वैल्यूज आपको निकाल के देगा। लेकिन प्रिंट के केस में आउटपुट स्क्रीन भी मिलता है। यील्ड के केस में आउटपुट स्टोर होता रहता है एक ऑब्जेक्ट में, और फिर उस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने लिखा डेफ टेबल। टेबल में आपने लेट से दिया 5, ठीक। फॉर आई इन रेंज range 1 comma 11, and then print print I into 5, ठीक है। सीधे 5 बन जाए, 5 5 10 15 ऐसे प्रिंट होगा। ये प्रिंट करेगा, यानी अगर आप किसी वेरिएबल t पर इस टेबल को कॉल करोगे ना, इस टेबल को, तो क्या t में कुछ स्टोर होगा? नहीं होगा। t में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि आप प्रिंट लिखे हो यहाँ पर। नहीं समझे क्या कह रहे हैं हम? समझ गए? रिटर्न ला करके दे देता है, लेकिन नहीं स्टोर होगा। रिटर्न लिखते हैं ना, वहां पर हम्म, आता है इस कि हाँ। केस इस केस में आउटपुट स्क्रीन में मिलेगा, यानी कि टी में नथिंग इज स्टोर्ड, ठीक है। नथिंग इज स्टोर्ड यानी कि नन। दूसरा कंडीशन, ये कहाँ चला गया? इसको कैसे काटूं? अब इसको कैसे काटे? चलो ठीक है, जब पड़ेगी बड़ा कर दूंगा। हैं? अब क्या होगा? टी इक्वल्स टू टेबल। जरा आप बताइए, अब टी में क्या स्टोर होगा? फाइव। केवल और केवल 5, ठीक है। 5 बन जा 5 एंड खत्म, क्योंकि रिटर्न था ये, आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक। यानी इस बार टी में कुछ तो स्टोर हुआ है, एंड दैट इज अ इंटीजर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इंटीजर ऑब्जेक्ट। दूसरा, डेफ टेबल ऑफ 5 फॉर आई इन रेंज 1 comma 11, yield yield I into 5, ठीक। एंड देन t इक्वल्स टू टेबल, ठीक। अब बताइए, यील्ड है ये पता है। एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, ये समझ लो। यील्ड आई इंटू 5 जैसे ही आपने किया ना, ये लूप चलेगा कितनी बार? जितने वैल्यू जितनी बार वैल्यूज मिलेंगी यहाँ से रेंज, यानी 10 टाइम्स लूप चलेगा, और दसों बार आएगी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और सिंस इट इज अ यील्ड,
ये जब तक लूप चल रहा है तब तक ये कुछ ना कुछ यील्ड करता ही रहेगा वहां पर, ये फंक्शन को ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, ठीक है। ये आपको एक ऑब्जेक्ट देगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ना सारी वैल्यू आएगी। सारी वैल्यूज होंगी। जैसे जब आई की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू 5, 1 इंटू तो 1 वन into इंटू 5 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, फिर ऐसे 20 25 30 35 40 45 और 50, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है और यही है आपका यील्ड ऑब्जेक्ट। जब आप t इक्वल टू टेबल कॉल करोगे और उसके अंदर आपने लिखा होगा यील्ड कीवर्ड, तो ये क्या करेगा पता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा जिसके अंदर सारी वैल्यूज होंगी एंड फाइनली t में ना यही ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट। रिटर्न केस में सिंगल इंटीजर वैल्यू था, अब टी के इस केस में, यील्ड के केस में क्या हो रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट ही स्टोर हो रहा है टी में। इसीलिए वहां पर ना आपको कुछ ऐसे एड्रेस दिख रहा था, 2x 2e 5 3 ऐसे ऐसे, ठीक है। वो बता रहा था इस एड्रेस पर ये वाला ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डेटा है अगर उसे देखना चाहते हो तो इटरेबल में पास करो, एंड वन ऑफ द इटरेबल इज लिस्ट। लिस्ट में जब आप पास करोगे ना इसको, लिस्ट ऑफ टी जब करोगे ना, तो ये, हाँ, ये जो है ना इस टी ऑब्जेक्ट को कंज्यूम कर लेगा, उसके अंदर जो भी डेटा होगा आप देख सकते हो। फिर एक तरीके से जब आप इसको किसी लिस्ट के अंदर डालोगे ना तो ये लिस्ट इस ऑब्जेक्ट को ही गायब कर देगा। अब एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे तो ये वाला ऑब्जेक्ट रहे चाहे तो लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट रहे। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट विल किल दिस ऑब्जेक्ट एंड इट विल टेक आउट द वैल्यूज ऑफ द इंटरनल ऑब्जेक्ट्स। तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज है 5 10 15 वो सारा आपको यहाँ आउटपुट में मिल जाएगा। जैसे रेंज फंक्शन याद करो, रेंज ऑफ 5 अगर आप सिर्फ लिखो, सिर्फ रेंज ऑफ 5, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा रेंज 05 ऑब्जेक्ट। आप चाहते हो कि देखूं मैं वैल्यू रेंज ऑफ 5, ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है इस ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू क्या है, तो आप इसको लिस्ट रेंज ऑफ 5 करते थे, लाइक दिस। तब जाके आपको वैल्यूज मिलती थी 0 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन इस केस में आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ना कि वैल्यू। और अगर आप लूप चला रहे हो तो लूप के केस में लिस्ट विस्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। लूप लूप में ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल होता है ना, आई या जो भी वेरिएबल आप लिखते हो, फॉर आई, फॉर जे, फॉर के, कुछ भी लिखते हो, वो वेरिएबल खुद ही ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकाल लेता है। तो उस केस में लिस्ट विस्ट नहीं लिखना पड़ता। आप खुद सोचो, रेंज की वैल्यूज देखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है, लिस्ट रेंज ऑफ 5। लेकिन जब भी आप लूप चलाए हो कभी नहीं लगाए होगे लिस्ट, आप सीधे लिखते होगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 5। यहाँ पर कभी आपने लिस्ट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि लूप जो होता है ना, लूप ऑटोमेटिकली ये जो आई है ना, ये इस ऑब्जेक्ट से वैल्यूज निकाल लेता है, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। सेम गोज फॉर यील्ड ऑल्सो। अभी देखो इस यील्ड ऑब्जेक्ट ने क्या क्या दिया है वैल्यू, ये आप लिस्ट करके देख पा रहे हो, ठीक है। आपने सीधे लूप भी चला सकते हो टी पे। अब फॉर आई इन टी, टी क्या है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट ही तो जनरेट हुआ है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज देने के लिए, तो इट इज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट। इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे आप आइटरेट कर सको, लूप चला सको। तो जब आप लूप चलाओगे टी पे और प्रिंट कराओगे ना आई को, तो आपको 5 10 15 बारी बारी से ऐसे मिलता जाएगा। कहाँ पर ना, यहाँ पर रेंज क्यों लगाओगे, टी तो ऑब्जेक्ट है, जनरेटर ऑब्जेक्ट जिसके पास वैल्यूज हैं डायरेक्टली। ठीक है, रेंज तो एक इनबिल्ट फंक्शन है विच क्रिएट्स अ सीक्वेंस फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस तो ऑलरेडी बन चुका है टी में। ठीक है, अब देखो रिटर्न के केस में हम लूप नहीं चला पा रहे थे क्योंकि वो इंटीजर रिटर्न करता, लेकिन यील्ड के केस में हम लूप चला सकते हैं बिकॉज इट इज रिटर्निंग अ आइटरेबल ऑब्जेक्ट। पूछा जाता है क्वेश्चन और आगे स्किल असेसमेंट टेस्ट जब दोगे लिंक्डइन वगैरह पे, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड यील्ड। ये व्हाट डज द यील्ड रिटर्न्स, यील्ड क्या रिटर्न करता है, यील्ड क्या रिटर्न करता है, यील्ड रिटर्न्स अ आइटरेबल ऑब्जेक्ट। आप वहां लिख लो नोट, yield statement, yield keyword returns a iterable object from a function. Yield keyword returns a iterable object from a function. देखना,
unlike return, yield keyword returns an iterable object from a function. ठीक है, it means we can use a loop on a function which has yield keyword, और क्या कह सकते हो yield के बारे में, whenever you want to create a generator function, whenever you want to create a generator function, you can create a you can write a function, you can write a function with a yield keyword. That's it. कुछ टर्म्स हैं इम्पोर्टेंट याद रखिए. You can use a loop returns an iterable object. समझ में आया ये चीजें? जब भी आपको कोई जनरेटर फंक्शन क्रिएट करना हो तो आप क्या यूज करोगे, ये. आपका जनरेटर फंक्शन क्या होता है? हाँ, जो कुछ जनरेट करके दे आपको, जैसे टेबल. एक जनरेशन का प्रोसेस है ना, जनरेट कर रहा है कुछ, 2 1 2 2 2 4 2 4 है. और एक फंक्शन होता है डायरेक्टली कुछ प्रिंट करके चेक करके बता देना प्राइम है या नहीं है, ऑड है या इवन है, कुछ इस टाइप से. दैट इज नॉट अ जनरेटर फंक्शन. जनरेटर फंक्शन इज अ फंक्शन विच जनरेट समथिंग. Generator function is a function on which we can iterate using a loop. हाँ, फैक्टोरियल में भी. अब फैक्टोरियल आपको देखना है तो रिटर्न के साथ तो अच्छा होगा नहीं. रिटर्न के थ्रू तो आप नहीं रिटर्न कर पाओगे फैक्टोरियल, बट यील्ड के थ्रू कर पाओगे. चलो अब फैक्टोरियल पे भी देखते हैं. फिलहाल अभी आप देखो एक चीज, यील्ड टेबल 5 इसने एक जनरेटर ऑब्जेक्ट दिया जिसपे आप लूप चला सकते हो. अभी तो हमने लिस्ट टेबल 5 किया, हमको मिल गया, ठीक है. आइटरेबल ऑब्जेक्ट होने का क्या मतलब होता है कि आप फॉर आई इन टेबल और 5 जब करोगे ना यहाँ पर, तो 5 का एक टेबल जनरेट होगा. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 का पूरा टेबल, ये जो आप आउटपुट देख रहे हो ना, आप समझो ये ऑब्जेक्ट के अंदर गया. जब आप लूप चलाओगे इस टेबल 5 पे, तो आपको क्या मिलेगा, यही टेबल एक एक करके मिल जाएगा जरूर. सेम. तो आप जब यील्ड लिखी होगी अपने फंक्शन के अंदर तभी आप उस पर लूप चला सकते हो, अदरवाइज नहीं. ये याद रखना. यील्ड का यूज समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? फैक्टोरियल का प्रोग्राम करते हैं. फैक्टोरियल डेफ फैक्ट. फैक्ट में एक नंबर चाहिए होगा जिसका फैक्टोरियल निकालना है, और क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल पूरा बताना है ना. उसके इसमें प्रिंट कराने की जरूरत क्या है, उस तो रिटर्न से भी हो जाएगा. हाँ, आपको नंबर जनरेट करके बताना है 5 4 3 2 1, तब बात अलग है कि आप यील्ड यूज करो. लेकिन अगर आप सिर्फ आंसर चाहते हो 5 का फैक्टोरियल दैट इज 120, तो यील्ड की क्या जरूरत है, रिटर्न से ही कर लो. रिटर्न 120 कराना है. किसकी? एक वैल्यू अगर चाहिए तो रिटर्न लिख दो ना, 120 कैलकुलेट करो. लेकिन आप चाहते हो कि हम पूरे नंबर्स डिस्प्ले करवाएं, जैसे 5 लिख रहा हूँ तो 1 से लेके 5 तक के नंबर्स प्रिंट हो, तब आप यील्ड यूज कर लो. ठीक है. लेकिन फैक्टोरियल का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करके आंसर बताना ना. तो उस केस में आपको यील्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है. आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिखो, एफ. एफ इक्वल्स टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा num plus 1, f into equals to I, then return f
फैक्ट ऑफ 5, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बिना एक्सप्लेन किए? बहुत अच्छी बात है फिर, ठीक है। ये है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब आप चाहते थे कि नहीं, अगर मैं 5 दूं तो आउटपुट में मुझे मिले 5, 5 मिले और 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले, 1 मिले, ऐसे। तो आपको यील्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि आप मल्टीपल आउटपुट्स निकालना चाहते हो। रिटर्न लिखोगे तो 5 रिटर्न करके खत्म हो जाएगा। यील्ड लिखना पड़ेगा, और कैसे लिखेंगे? डेफ फैक्ट, इसको फिर फैक्ट क्यों कह रहे हो? फैक्टर्स कह दो। फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स कब कहेंगे? तो सब जो मल्टीपल्स। मल्टीपल चलो सही है, ऐसे ही। हाँ, मल्टीपल्स का ही प्रोग्राम लिख देते हैं, वही बात होगी। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। जैसे हमने लिया 10, 10 के कौन कौन से मल्टीपल होंगे? 2 और 5, है ना। और 20, 20 के 4, 5, 2, 2, 4, 5, 10, ये सब क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 20, ठीक है। यानी ये सारे नंबर्स 20 को डिवाइड कर देंगे। तो कैसे किया जाए इसे? हमने नंबर लिया, अब इस नंबर को कौन कौन डिवाइड कर पा रहा है, कैसे निकालें मल्टीपल्स? उससे पहले कितने जैसे अगर 20 है 20 सारे से चेक करेंगे। प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगेगा, और कुछ नहीं। जो नंबर डिवाइड कर देगा उसको हमें स्टोर करके मल्टीपल रखना होगा है, उसका। ठीक है। एक चीज देखो, रिटर्न का भी अपना यूज है, चाहो तो करा सकते हो। यील्ड का भी अपना यूज है, उससे भी करा सकते हो। देखो कैसे होगा इस केस में। इसे हम मल्टीपल्स नहीं कहेंगे भाई, फैक्टर्स कहते हैं ना इनको। मल्टीपल्स तो हम तब कहेंगे जैसे हमने लिख दिया 30, 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 33 ये मल्टीपल है 3 का, 3 की टेबल में आते हैं ये, है ना। फैक्टर्स हम कब कहेंगे? जब वो डिवाइड करें, या आप इन्हें प्रॉपरली कह दो डिवाइजर्स, डिवाइजर्स, ठीक है। ये जो डिवाइड करेंगे, सही टर्म यूज करो। समझ में कुछ आ रहा है लिखो, कुछ बात अलग है। डिवाइजर्स कह दो, ठीक है। अब बताओ, लूप लगाएंगे हम। फॉर आई इन रेंज 1, 1 को फैक्टर मानेंगे? 1 चलो मानते हैं, ठीक है। 1 कॉमा नम, नंबर तक जाएं, खुद का फैक्ट वो खुद का डिवाइजर होगा। अगर आप ऐसा मानते हो तो नम प्लस 1 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ नम लिखो, ठीक है। तो उस केस में अब आपको क्या करना है? आई मिल गया आपको, ठीक है। इफ कंडीशन लगाना है, इफ नम मॉडुलो आई, यानी अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी यही तो है वो डिवाइजर जो इस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, दिस इज द डिवाइजर। क्या करना है? आई तो एक में यील्ड कर दो, सबसे बढ़िया। देखो, यील्ड ऑफ आई, इस आई को यील्ड करो, बस। एल्स वेल्स मत लिखो, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर्स चाहिए जो डिवाइड करें, हमें दूसरों से नहीं मतलब है। जो डिवाइड करे बस वो चाहिए, खत्म। यील्ड ऑफ आई एंड लेट्स से a equals to I have डिवाइजर्स, डिवाइजर्स में हम देना चाहते हैं 20, ठीक। प्रिंट, तभी सही है आपकी। लिस्ट ऑफ ए, आ गया ना। यील्ड से देखो कितना बढ़िया आ गया। आप ना इसी पे डायरेक्ट आइटरेट कर सकते हो। देखो, फॉर आई इन, फंक्शन कॉल करो यहीं पर, और इसको यहीं पर वैल्यू दे दो 20, और प्रिंट आई कर दो। ये देखो, मतलब यील्ड लगाए हो तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, और लूप भी चला सकते हो उसमें। ये है इसका यूज, यील्ड का यूज, ठीक है। अब सर देखो, इससे पहले आपने क्या यूज किया था? ये तो अभी प्रिंट करा है ना। रिटर्न क्या सर?
इससे पहले आपने जो किया था सर, उसमें लिस्ट ऑफ किसको कॉल किया था आपने, फंक्शन कॉल किया था ना? हाँ सर, ये लिस्ट वाला अभी बताया था ना आपको इससे पहले, इससे कि आप पहले ये एडिट हो गया तो। लूप चलाने की बजाय आप लिस्ट भी यूज कर सकते ये हैं। इसका हाँ, वही वही लिख दीजिए सर, तो उससे भी समझ में आ जाएगा, नेटवर्क नहीं सर, करा प्रोसेस। ऐसे ही जाता है, उससे नहीं किया जाता है। उससे किया अभी नहीं आप जाता है, हम ऐसे ही करते हैं फॉर आई डिवाइसेस। क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी ऑलरेडी। ठीक है सर। यहाँ पर डिवाइजर्स ऑफ 20 gives an iterable object। बस यहाँ से आप आइट्रेट करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द वैल्यूज। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम रिटर्न आई लिखते हैं तब क्या होगा? एक ही आएगा, हम्म। एक आएगा, फोर वाला नहीं चलेगा, एक ही प्रिंट करेगा ना। जिस भी नंबर ने डिवाइड किया आप उस नंबर को सीधे रिटर्न कर देंगे। डिवाइजर्स ऑफ 20 की जगह पर एक नंबर आएगा विच इज नॉट एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, तो लूप नहीं चल पाएगा। यहाँ पर एरर आएगा। हेयर, हाँ, हेयर यू विल गेट एरर cause in place of 20 a number is returned। ठीक है, यहाँ नंबर रिटर्न हो रहा है इसकी जगह पर, इसलिए नहीं हो पाएगा। जितेंद्र, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है। फॉर आई इन डिवाइजर्स 20, ये सही है। अब इस केस में देखो, यू विल हैव सम एरर्स। ये देखो, लाइन हाईलाइट भी कर रहा है किस लाइन में एरर आ रहा है, एंड देन इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, वही कह रहा है। ये हमने यहाँ लिख भी दिया उसको, एरर क्यों आएगा? क्योंकि डिवाइजर्स ऑफ 20 की जगह नंबर इज रिटर्न जिस पे आप आइट्रेट नहीं कर सकते हो। समझ में आया? तो इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न का यूज है, यील्ड का यूज है। अगर हम रिटर्न करना ही चाहें तो क्या हम रिटर्न कीवर्ड के साथ कुछ वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं? सोचो। यील्ड ने तो अपना काम कर दिया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं डिवाइजर्स को, है ना? लेकिन हम रिटर्न ही यूज करना चाहते हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज करना चाहता हूँ और वैल्यूज सारी रिटर्न करना चाहता हूँ, यानी 1 2 4 5 10 20 सारे। कैसे करूँ? रिटर्न से पहले एक खाली लिस्ट होगा, उसमें लिस्ट होता है, रिटर्न से पहले एक, पूरा लिस्ट ही रिटर्न कर देगा, मतलब आई को हम एक स्टोर करा लेते हैं रिटर्न से बहुत पहले। सही, यही चाहिए बस। आप सारा डेटा किसी लिस्ट में स्टोर करते जाओ, जब लूप खत्म हो जाए तो उस लिस्ट को ही रिटर्न कर दो, तो आप एक इटरेबल ऑब्जेक्ट ही लेके बाहर आओगे, है ना? देखो, उस वैसे भी कर सकते हो, यूजिंग रिटर्न ओनली। अब क्या करोगे? सेम प्रोग्राम को लिखो यहाँ पर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ रिटर्न आई जो कर रहे हो ना, यहाँ रिटर्न आई मत करो। ये जो आई आ रहा है ना, किसी बॉक्स में अपेंड करते जाओ। ठीक है, और ये बॉक्स क्या है? अपेंड कर रहा हूँ, इट मीन्स बॉक्स शुड बी अ लिस्ट। बॉक्स इक्वल्स टू दिस, फंक्शन के अंदर हमने लिख लिया बॉक्स इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। जब तक लूप चलेगा, जहां जहां कंडीशन ट्रू होगा वहां वहां हम आई को कहाँ अपेंड करते जाएंगे? बॉक्स में। और जब लूप खत्म हो जाएगा, यानी इफ कंडीशन से बाहर आइए, फॉर से भी बाहर आइए, और यहाँ आके रिटर्न कर लीजिए क्या? बॉक्स। यानी उस लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं आप। ठीक है, एक बार मैं आपको बॉक्स में प्रिंट करा के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर प्रिंट, नहीं नहीं, सीधे फंक्शन कॉल कर लेते हैं बस। डिवाइसेस और 20 था, ये देखो आया ना, 1 2 4 5 10 20। अब इसी पे अगर मैं आइट्रेट करूंगा तो क्या होगा? 1 2 4 5 10 20। ठीक है, सेम आउटपुट आ गया ना, बट करने का तरीका अलग है।
यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा मेमोरी लेना पड़ेगा, यील्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है। यील्ड हमेशा ऐसे मत यूज कर देना, यील्ड कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा देता है, कई बार मेमोरी ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने स्टेट को ये याद रखता है। जितने बार आप फंक्शन चल रहा है वो यील्ड याद रखता है कि यील्ड हमने इससे पहले आई इक्वल्स टू 1 के लिए चला था लूप, तो मैंने कुछ रिटर्न किया था, नाउ आई इक्वल्स 2 के लिए कुछ और यील्ड करना है, कुछ और यील्ड करना है, इसलिए कुछ की डिफरेंसेस होती हैं, सब ये याद रखना। और इसे यहाँ पे हटा देंगे, इसे इसको कमेंट कर देंगे फॉर वाले लूप को, हाँ, रिटर्न तो सिर्फ पूरा लिस्ट कर देगा। वही तो अभी दिखाया था, अभी अभी वही तो दिखाया था, फिर हम उसको कमेंट करके नीचे वाला लूप चलाए हैं। ये क्या करेगा, देख लो, this will return a list, ठीक है, ठीक। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो रिटर्न एंड ये। और क्या बचता है फंक्शन में, कुछ रिकर्शन ही बचता है अभी, है ना। मेन मेन तो हमने सारा चीज देख ही लिया, प्रिंट एंड ये। हाँ, लैम्डा फंक्शन अभी नहीं देखा है। लैम्डा फंक्शन में आप फिल्टर रिड्यूस है अभी 2-3 दिन का, 2 दिन का। लैम्डा बताएं यार, रिकर्सन अभी बताएं। अभी लैम्डा बता रहे हैं, रिकर्सन के लिए टाइम चाहिए, टाइम नहीं है। लैम्डा समझ सकते हो, अभी लैम्डा बताते हैं। क्या हुआ, लैम्डा करना है, इसमें पुराने लूप को डाल दिया। लैम्डा। लैम्डा एक कीवर्ड है, देखो, लैम्डा इज अ कीवर्ड which can be used for writing a single line function। पाइथन में ऐसे बहुत सारे वन लाइनर्स है, आपने एक समय शॉर्ट हैंड इफ एल्स पढ़ा था, जब आप लिस्ट डिक्शनरी पढ़े हो तो वहां पर देखे हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, एक एक लाइन में काम हो जाता था। अब यहाँ पर भी आप एक फंक्शन देखने जा रहे हो और इस फंक्शन को हम कह रहे हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं विच आर एनोनिमस, जिनका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, कोई नाम नहीं। जैसे यहाँ पर अभी आप फंक्शन लिखते हो तो डेफ करके फंक्शन का नाम देते हो एबीसी, ठीक है, बट लैम्डा के केस में आपको फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए हम लैम्डा फंक्शन को क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। ये टर्म याद रखना लैम्डा फंक्शन के साथ। लैम्डा फंक्शन इज एनोनिमस फंक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सिंगल लाइन फंक्शंस, ठीक है, फॉर राइटिंग अ सिंगल लाइन फंक्शंस। यूटिलिटी इंक्रीज करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है हम उससे भी काम कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन हम वहां यूज कर सकते हैं जहां हमें कम लाइन में चीजों को लिखना हो और जल्दी से लिखना हो, ठीक है, 3-4 लाइन रिकॉल कॉल ऐसे ना करना हो, तो आप सीधे लैम्डा वहां लिख दो, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स कैसा होता है ये देखो, लैम्डा कीवर्ड यूज करोगे, जितने भी आप पैरामीटर लिखना चाहते हो वो लिखो यहाँ पर, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, जैसे पैरामीटर फंक्शन में लिखते थे वैसे यहाँ पर लिखोगे एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, अब आप एक्सप्रेशन बनाओगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लाइक दिस, ओनली वन एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये याद रखना, ये क्या है, दिस इज अ लैम्डा कीवर्ड, ये क्या है, द लैम्डा पैरामीटर्स, और ये क्या है एक्स वाई जेड, दिस इज अ एक्सप्रेशन। एक बात लिख लो लैम्डा में, लैम्डा फंक्शन कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स बट सिंगल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन सिर्फ एक हो सकता है लेकिन पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लैम्डा फंक्शन कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स बट ओनली सिंगल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी चीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो डिफॉल्ट और रिक्वायर्ड पैरामीटर में भी, जैसे आप लिखते थे वहां पर फंक्शंस में लैम्डा, लेट से आप y और z को डिफॉल्ट पैरामीटर बनाना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 z इक्वल्स टू 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कितने हैं, डिफॉल्ट कितने हैं, 1 रिक्वायर्ड दैट इज x, y एंड z दीज आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप ऐसे भी लिख सकते हो जहां पर भी आपको रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट चीजें बनानी हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल्स टू लैम्डा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये कैपिटल एक्स है। अब यहाँ पर ये x क्या है, दिस इज अ लैम्डा ऑब्जेक्ट, दिस इज अ लैम्डा ऑब्जेक्ट। अब बताओ
जब इसका कोई नाम नहीं है तो इसको हम पैरामीटर पास कैसे करेंगे? जैसे आप डेफ एबीसी करते थे तो एबीसी को फंक्शन एबीसी नाम कॉल करके आप उसको वैल्यूज देते थे ना 10 11। जब इस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं होगा तो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कैसे दोगे? तो इसलिए हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को हम किस में डाल देते हैं? एक्स में। अब जो भी वैल्यूज हमें पास करनी है वो हम किस में पास करेंगे? एक्स में। एक्स ऑफ 10 11 और 12 करूंगा ना तो आउटपुट में ये 10 11 12 पता है किसको दे रहा हूँ मैं? एक्स वाई जेड को। और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? 33। ठीक है, ऐसे लैम्डा फंक्शन चलता है, समझ रहे हो? लैम्डा फंक्शन देख लो एक बार। लेट्स से हमारे पास ये है लैम्डा, लैम्डा एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये है लैम्डा फंक्शन। अब आप एक ऑब्जेक्ट बना दो, लेट्स से दिस इज कैपिटल एक्स, एक्स इज अ लैम्डा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक्स में वैल्यू दोगे, कौन कौन सी वैल्यूज? एक्स और वाई की, दैट इज 10 and 20। क्या हो गया इसको? सॉरी, इक्वल टू नहीं होता ना, कोलन होता है। 30। देखा आपने, एक लाइन में लिख दिया। इवन ऑड चेक करना है, कैसे चेक करोगे? देखो, इवन ऑड को ही मैं कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ लैम्डा फंक्शन। ठीक है, इवन ऑड विथ द हेल्प ऑफ अ लैम्डा फंक्शन। कैसे करोगे? आप लूप चलाओगे। लूप क्यों? आप इनपुट लो यूजर से, num इक्वल्स टू इंट इनपुट। ठीक है, इंटीजर फॉर्म में इनपुट लूंगा एंड देन मैं एक ऑब्जेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, x इक्वल्स टू लैम्डा। एक इनपुट चाहिए ना इसको, उसको चेक करना इवन है और क्या करूंगा यहाँ पर? प्रिंट करूंगा x को, नहीं, प्रिंट करूंगा मैं इवन। कब? अब देखो यहाँ कंडीशन होगा, इवन प्रिंट करूंगा इफ दिस एक्स, एक्स में आपने कुछ वैल्यू पास किया ना, इफ एक्स मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, एल्स क्या प्रिंट करूंगा? और सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है? इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो x एक लैम्डा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, अब इस x को आप वैल्यू दो, लेट्स से 10। क्या 10 एक इवन नंबर है, प्रिंट होगा इवन। अदरवाइज x प्रिंट हो, आप दे दो यहाँ पर 23, प्रिंट होगा। बिल्कुल दे सकते हो, लिस्ट भी दे सकते हो, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। सोचो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेंगे लैम्डा से तो नहीं हो सकता। नहीं तो जैसे यहाँ पे हम लिस्ट में देते हैं और वहाँ पे जैसे वैल्यू को इवन ऑर्डर की प्रिंट कर रहा है, वहाँ पे हम चाहे वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं, x कामा इवन कर दें, x कामा ऑड कर दें, x तो कॉमा हमें इवन वैल्यू भी x दिखा देगा। पूरा अगर आप लिस्ट दोगे तो उस केस पे आपको आइटरेट भी करना होगा। यू नीड टू आइटरेट ओवर इट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप उसको दे रहे हो तो उसका कुछ लॉजिक है, उसका भी कुछ लॉजिक है, हो जाएगा। लेकिन जो आप अभी कह रहे हो कि लिस्ट दे देंगे, आपको यहाँ पर लूप सूप चलाना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा ना। ऐसे बताओ, लिस्ट भेज दें? ठीक है, पहले वहाँ पे लिस्ट स्टोर कर दी थी ना किसी ने, ये किस पे? x को लिस्ट अरे तो फिर लूप चलाना पड़ेगा ना एक्स पे, फिर आप लैम्डा वही याद है कि आप यूज करोगे एक नंबर। ये क्या कह रहे हैं कि एक लिस्ट ले लो, इसमें इवन ऑड ऐसे ही दे दो 2 4 5 9 8 7 ऐसे। अब आप इसमें लूप चला लो फॉर आई इन ml। ठीक है, यहाँ से नंबर्स मिल रहे हैं ना। अब ये नंबर इवन है या ऑड, आप सीधे इसके अंदर ना बस ये लिख दो एक्स ऑफ, खत्म। आपने लैम्डा फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है ऊपर और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एक्स। अब ये लूप चलेगा, आई में वैल्यू क्या आएगा? 2। और इस 2 को किस में भेज रहे हैं? ऑब्जेक्ट लैम्डा ऑब्जेक्ट एक्स। एक्स का काम क्या है? इवन ऑड चेक करना ना। अब ये खत्म, इवन इवन ऑड ऑड। अब ये इवन इवन किसके लिए कह रहे हैं आप यहाँ पर? ये जो एक्स है ना, इसमें आप आई को प्रिंट भी करा सकते थे ना, ऐसे आई कॉमा इवन, आई कॉमा ऑड। इसको एक बार रन करो, फिर इसी फंक्शन को यहाँ पे देखो 7 इवन
है ये 7 कहाँ से आने लगा? सॉरी, अल्फा आई नहीं, एक्स है ना, एक्स को बोल रहे हैं ना हम ये बात। ऐसे यूटिलिटी इंक्रीज कर सकते हो आप, एक जगह लिख दिया एक लाइन और उस ऑब्जेक्ट को लिख लो, खत्म। थोड़ा आप इसमें प्रैक्टिस करना, अभी हम क्लास में ही रुकेंगे, अगला क्लास है, ठीक है।